नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए तो आज हम देखेंगे 30 जून का करंट अफेयर। यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यदि आप लोगों को कुछ फ़ायदा होता है तो। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन आज की करंट अफेयर का क्या कहता है कि हाल ही में वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 किस संस्था द्वारा जारी की गई है। राइट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। राइट, देखिए ये रिपोर्ट कोविड-19 के चलते जारी की गई है कि कोविड-19 की वजह से क्या है कि वैश्विक शिक्षा प्रणाली में जो है बहुत सारी असमानताएं उत्पन्न हो गई हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। राइट, और इसका लक्ष्य क्या था कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 SDG 4, ठीक है, के अंतर्गत जो शिक्षा संबंधी प्रगति है उसका मूल्यांकन करने के लिए क्या है ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। राइट, देखिए 17 SDG हैं हमारे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनको पूरा करना है। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो जो SDG 4 है वो शिक्षा के बारे में बताता है। ठीक, यहाँ इतना ध्यान रखना है कि इसने क्या बताया, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी जो शिक्षा प्रणाली है विश्व की उनमें असमानताओं में वृद्धि हुई है। आप देख ही रहे हैं कि कॉलेज स्कूल्स वगैरह सारे बंद हो चुके हैं तो उससे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। राइट, अब जैसे क्या है कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, ऑनलाइन कैसे नहीं दी जा सकती है, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। चलिए थोड़ा सा आप जान लें कि यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। राइट, ये है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर्स इसके पेरिस में है। राइट, और डायरेक्टर जनरल जो इसके हैं, ठीक है, वो हैं महानिदेशक इसकी ऑद्रे ओजेले। कौन है? ऑद्रे ओजेले, अजोले, ठीक है, आद्रे अजोले। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का। काला अजहर रोग किस कारक रोग का कारक कौन है? काला अजहर रोग उसका, तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ, जैसे वायरस डिसीज़ होते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ध्यान रखें। इस प्रोटोजोआ का वाहक कौन होता है? तो सैंड फ्लाई, ध्यान रखिए। जो सैंड फ्लाई होती है या तो वो मक्खी क्या होती है, वाहक का, कैरियर का कार्य करती है, इस प्रोटोजोआ को लेकर के चलती है। ठीक है, इस बात को, जैसे बुखार, बहुत सारे जो आपका फीवर हो जाता है हमें तो वो वायरस की वजह से होता है, लेकिन उसका वाहक क्या होता है, मच्छर होता है, अलग अलग तरह के। इसी तरीके से ये प्रोटोजोआ की कालाजार। तो कालाजार क्या होता है, इसको वैसे बोला जाए तो लिस्मेनियासिस बोलते हैं इसको। ठीक है, विसिरल लिस्मेनियासिस, क्योंकि विसिरल लिस्मेनियासिस, मैनियासिस बोला जाता है क्योंकि इससे आंत बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, आपकी आंतों को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, इस बीमारी से आपका जैसे यकृत है, प्लीहा है, अस्थिमज्जा है, इस सब में ये बीमारी आंतरिक जितने भी अंग होते हैं उसमें फैल जाती है। इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या है? बुखार का आना, ठीक है, वजन का कम होना, थकान महसूस होना, एनीमिया। राइट, और यकृत जो होता है आपका, लिवर और प्लीहा में क्या होती है? सूजन आ जाती है। और ये जो बीमारी है कालाजार, जो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल जो रीजन है उसके लगभग 100 देशों में ये बीमारी पाई जाती है। ठीक है, इसका वाहक मैंने आपको बता ही दिया है, कौन है? सैंड फ्लाई, ठीक है, के काटने से होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अलग अलग डिसीज़ होते हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ हो गया, बैक्टीरिया के, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, तो ये सारे डिसीज़ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रही स्पार्क परियोजना को लागू करने वाली राष्ट्रीय समन्वयकारी संस्थान कौन है? इस परियोजना को लागू करने वाली वो है IIT खड़गपुर। ठीक है, IIT खड़गपुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो स्पार्क है
स्पार्क की पहले तो फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, ठीक है। हिंदी में बोलें तो अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस बात को ध्यान रखिए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरह से शुरू की गई है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारतीय संस्थान हैं और विश्व के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बीच में क्या होगा, एकेडमिक और रिसर्च में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, और उसको क्या होगा, आसान बना के अब भारत की जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें अनुसंधान के काम को क्या है, बहुत ही बेहतर, रिसर्च के काम को बेहतर करना है, यानी जो बाहर के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ में सहयोग करके, ठीक है, उस अपने यहाँ जो रिसर्च को बढ़ावा देना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस संगठन द्वारा अवैध वन्य जीव व्यापार पर पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है? अवैध वन्य जीव व्यापार पर, राइट, तो ये जारी की गई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के द्वारा, ठीक है। ये पहली बार इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है FATF के द्वारा। इस रिपोर्ट को दूसरा नाम ये भी रहता है, जैसे आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ ले, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट भी बोलते हैं इसके साथ, मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ये अवैध व्यापार करते हैं, इससे जो पैसा होता है फिर उससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो इसलिए इसका नाम रखा है। इसने बताया कि लगभग, इस रिपोर्ट में क्या बताया कि लगभग 23 बिलियन डॉलर का जो है वन्य जीवों का अवैध व्यापार होता है। समझ लीजिए कितना बड़ा अवैध व्यापार है। फिर आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। FATF को बारे में पता होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? पेरिस में। पेरिस में जो OECD का हेडक्वार्टर है उसी के उसमें है इसका सचिवालय, राइट। और ये FATF कितने, 2 तरह की लिस्ट जारी करता है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, ठीक है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। जो आतंकवादी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों में को बढ़ावा देते हैं और उससे संबंधित जो नियम कानून है उनको नहीं मानते हैं, तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, राइट, ये। और ग्रे लिस्ट में जो ये भी इसी आतंकवादी गतिविधियाँ और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित उनके लिए सुरक्षित स्थान होते हैं जो देश, वो ग्रे लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5। ऑर्डर ऑफ 9 एंगल, द ऑर्डर ऑफ 9 एंगल्स का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा। द ऑर्डर ऑफ 9 एंगल्स, जिसको हम O9A बोलते हैं, हाल ही में ये चर्चा में रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक शैतानी और अराजकतावादी समूह है, ठीक है, शैतानी और अराजकतावादी समूह है जो कि आज काफ़ी देशों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1970 में UK में हुई थी। अब ये UK के साथ साथ USA और अन्य कई देशों में ये फैल गया है ये संगठन, ठीक है। अराजकतावादी संगठन है, एक तरह से शैतानी और अराजकतावादी संगठन है, इस बात को ध्यान रखिएगा बस। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने पंजाब को कुल गेहूं उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है? ठीक है, कुल गेहूं उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है MP ने, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में अभी भी पंजाब आगे है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादक, कुल उत्पादन में MP आगे निकल गया है। MP ने इस साल 330.2 लाख हेक्टेयर जो है, क्या है, लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है, गेहूं का जो उत्पादन किया है, राइट। इसको हम परसेंटेज के रूप में देखें, कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 31% क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया है, और पंजाब में ये 10.6% क्षेत्रफल है, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसको ध्यान रखें कि पंजाब पहले रहता था, अब MP क्रॉस कर गया है कुल उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित PADC का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ठीक है, इंडियन ऑयल द्वारा, तो ये किया गया है पारादीप, उड़ीसा में, ठीक है, पारादीप। PADC क्या है? प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर।
ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर है, PADC की फुल फॉर्म ध्यान रखिए। ये इंडियन ऑयल द्वारा शुरू किया गया, इंडियन ऑयल सरकारी कंपनी है, राइट। इसकी जो स्थापना है वो 1959 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में हरिताहरम कार्यक्रम, इस चीज़ को ध्यान रखें, हरिताहरम कार्यक्रम का कौन सा चरण शुरू हुआ है? हरिताहरम जो कार्यक्रम है उसका जो चरण है कौन सा, तो ये ध्यान रखिए छठा चरण शुरू हुआ है। कौन सा चरण शुरू हुआ है? छठा। अच्छा, ये हरिताहरम कार्यक्रम क्या है? ये वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम है, वृक्षा, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। इस छठे चरण में क्या होगा कि लगभग 30 करोड़ के आसपास वृक्षों का रोपण किया जाएगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो तेलंगाना वहाँ के CM कौन है, ठीक है, CM कौन है? तो के चंद्रशेखर राव वहाँ के क्या है? CM है। वहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। वर्तमान में तेलंगाना में कितने 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तेलंगाना में बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह भी हैं, तो वो ध्यान रख लीजिए। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क है, राइट। और आपको मुरुगबानी नेशनल पार्क है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 9। हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए MP में कौन सी योजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश में कौन सी? तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये MP में शुरू की गई है, विद्युत योजना है। ये मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए और नया कनेक्शन देने के लिए जो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं, उनकी जो महिलाएं होती हैं वो ये काम करेंगी, चोरी रोकेंगी और नए कनेक्शन प्रदान करेंगी। इस बात को आप ध्यान रख लें, राइट। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा सा जान लें, कोई MP की हम बात कर रहे हैं तो MP के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए कि MP के CM कौन है, ये पता होना चाहिए। तो CM कौन है? शिवराज सिंह। अभी यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन है, राइट, ये भी पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट क्या है, नेशनल पार्क पाए जाते हैं बहुत ही, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। तो बांधवगढ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये, ठीक है। फॉसिल नेशनल पार्क है, फॉसिल नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा। पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क है, ओके। और संजय नेशनल पार्क भी है यहाँ, ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देख देते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आषाढ़ी बीज त्यौहार है, ये गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है, ये गुजरात में। ये मानसून के आगमन पर ये त्यौहार मनाया जाता है, मानसून के आगमन पर। और इसकी क्या विशेषता है कि ये परंपरागत वहाँ का नववर्ष है, जो कच्छ, गुजरात का जो कच्छ है वहाँ का परंपरागत नववर्ष है, हिंदू नववर्ष जिसको बोला जाता है, वो मनाया जाता है इस टाइम पर, हिंदू नववर्ष। और ये यहाँ मानसून का आगमन होता है तो ये त्यौहार मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, ये पता होना चाहिए, राइट। गुजरात की गवर्नर अभी कौन है ये भी पता होना। आचार्य देवव्रत हैं यहाँ के। CM कौन है ये पता होना। विजय रूपानी है यहाँ के CM, राइट। और गुजरात में देख लो नेशनल पार्क ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया? तो ये MP के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन? तो ये 29 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है। ये PC जो महानोबिस, PC महालनोबिस, ठीक है, कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। PC महालनोबिस जो थे उनको भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। प्रशांत चंद्र
महानोबिस, ठीक है। क्योंकि प्रशांत चंद्र महानोबिस का जन्म 29 जून 1983 को, ठीक है, कोलकाता में हुआ था। इनको भारतीय सांख्यिकी का पिता या जनक कहा जाता है। तो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, मतलब ये भारत में मनाया जाता है, राइट। इस जो पहली बार ये जो दिवस था सांख्यिकी दिवस 29 जून 2006 को मनाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखें। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आ सकती है कि वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड जो स्टैटिक्स डे है वो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को, ध्यान रखें, ठीक है। ये 20 अक्टूबर को पहला वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाया गया था, विश्व सांख्यिकी दिवस, वो मनाया गया था 2010 में, ठीक है। किसके द्वारा इसको घोषित किया गया था? यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा, राइट। चलिए, तो अच्छा, इस साल का जो 2020 का है जो नेशनल स्टैटिक्स डे, इसकी थीम ध्यान रखें, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, राइट। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यूपी में प्रो पुअर पर्यटन विकास परियोजना किस संस्थान की सहायता से शुरू की गई है? तो ये वेस्ट बंगाल की सहायता से क्या की गई है? शुरू की गई है। कौन सी? वो सॉरी, वेस्ट बंगाल नहीं है, सॉरी, करेक्ट कर लें, ये वर्ल्ड बैंक है, सॉरी, वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू की गई है। विश्व बैंक, सॉरी मिस्टेक हो गया, विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से यूपी प्रो पुअर पर्यटन विकास। इसमें क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने सहायता करके उसके यहाँ पर्यटन स्थल हैं उनका इस तरीके से विकास किया जाएगा कि जिससे उसमें राज्य में क्या है कि रोजगार और गरीबी उन्मूलन का भी काम किया जा सके, रोजगार सृजन किया जा सके और गरीबी, लोगों की गरीबी, यानी किसी पर्यटन के क्षेत्र को इस तरीके से विकसित किया जाएगा कि वहाँ लोगों को, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काम मिल सके, जिससे क्या है कि उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनके जीविका का साधन प्राप्त हो जाएंगे, जिससे उनकी गरीबी में कमी आएगी, राइट। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसको ध्यान रखें, यूपी प्रो पुअर पर्यटन विकास परियोजना, पूछ सकता किस राज्य की है, तो यूपी की है नाम से ही, ठीक है। अभी क्या है कि जो आपका सारनाथ बौद्ध सर्किट है, सारनाथ बौद्ध सर्किट को इसी परियोजना के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत के साथ उसको हाई टेक बनाया जाएगा सर्किट को, ठीक है। अब यहीं पर जान लेते हैं जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी हेडक्वार्टर्स, इसके पता हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? डेविड मलपास। इसकी एमडी CAF कौन है? अंशुला कांत, ठीक है। ये इतनी बार रिपीट हो जाएंगे कि आपके दिमाग में, जहन में ये बैठ जाएंगी चीज़ें, पता है। हाल ही में यूपी सरकार द्वारा मेट्रो, हवाई अड्डा, औद्योगिक वित्तीय संस्थान, बैंकों और अदालतों की सुरक्षा हेतु किस फोर्स के गठन की मंजूरी दी गई है? तो यूपी विशेष सुरक्षा बल की, ध्यान रखिएगा, यूपी विशेष सुरक्षा बल। आज का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारत और भूटान ने किस पनबिजली परियोजना पर आपस में समझौता किया है? तो ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है, ये है खोलांगछू पनबिजली परियोजना। खोलांगछू पूछा जाए कभी न कभी, ये पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम जब भी होगा। खोलांगछू, ये 600 मेगावाट की पनबिजली परियोजना है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो गाइज, हमने ये आज के 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई थिंक ये जो क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ और आपको मेहनत शायद दिखती भी होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं और इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होती है वो मैटर करती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ठीक है। शेयर करना चाहिए, आप लोग शेयर नहीं करते हो, ना ही आप लोग कमेंट करके कुछ बताते हो, राइट। यदि अच्छा लगता है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आप लोगों का कुछ खर्च तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना, फ्री में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आपका भी थोड़ा सा हक बनता है कि आप लोग हमें अप्रिसिएट करें। अप्रिसिएट करोगे तो हमारा काम करने का मन करेगा, राइट, जिससे मैं आपको आगे और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।